आप इंडिया या पाकिस्तान में बड़े हुए हैं तो मुमकिन नहीं कि गली में क्रिकेट खेले बगैर आपका बचपन गुजरा हो। और कौन होगा जिसने दिल थाम कर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस ना देखे हों। दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट सबसे बड़ी दुश्मनी भी है और सबसे बड़ी दोस्ती भी। मेरा घर ही तेरा पता भी है, तेरी आंखों में मेरा ख्वाब भी है। बात सरहद पार की इस किस्त में वुमेन क्रिकेट की दो साबिक कप्तान बात करेंगी क्रिकेट से जुड़ी अपनी कहानी के बारे में। पाकिस्तान से सना मीर और इंडिया से झूलन गोस्वामी। ये सीक्रेट बताएं कि एज अ फास्ट बॉलर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई घूरी आपने किसी को नहीं डाली, ये कैसे किया? गांव में जब आप लड़कों के साथ खेलते हो वहां पे यू आर नॉट ए बैटर और बॉलर, यू आर ए ट्रू ऑलराउंडर, देन आपका रिस्पेक्ट है। एंड जब मैं बॉल डालती थी तो दे यूज्ड टू से नो यू कांट बॉल बिकॉज आप बहुत आहिस्ता बॉल डालते हो, आपको हम नहीं दे सकते। ये सीरीज दोनों मुल्कों में तकसीम के 75 साल मुकम्मल होने पर बीबीसी की खुसूसी पेशकश है। सरहद पार। मेरा नाम सना मीर है और मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से बीबीसी की पॉडकास्ट को ज्वाइन कर रही हूँ। और मेरे साथ एक महानाज बॉलर इंडिया से झूलन गोस्वामी भी साथ शामिल हैं जो कोलकाता से हमें ज्वाइन कर रही हैं। नमस्ते और सलाम झूलन, कैसी हैं आप? नमस्ते, सलाम सलाम सना, कैसे हो आप? आई एम गुड, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद बात हो रही है हम लोगों की। एब्सोल्युटली, मतलब न्यूजीलैंड में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला स्पेंड करने के लिए बिकॉज यू गाइज आर ट्रैवलिंग अ लॉट इन दिस टाइम बिकॉज ऑफ मैचेस आर इन डिफरेंट पार्ट एंड वी आर स्टेइंग इन अ स्ट्रिक्ट बबल्स। नहीं तो जनरली हम लोग क्रिकेट ग्राउंड के बाहर ड्रेसिंग रूम के सामने बहुत बातें करते थे, बहुत गपशप मारते थे। सबसे ज्यादा आपसे ही मेरे ख्याल से बातें होती थी इंडियन ड्रेसिंग रूम में। बिल्कुल, बातचीत करने में मुझे बहुत मजा आता है एंड especially person like you, definitely I enjoy always talking to you। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब ज्यादा बातचीत हुई वो शायद एशिया कप था, जब हम मजा आता है आपके साथ बात करने में क्योंकि इतना पैशन के साथ गेम खेलते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दैट इज हाउ आई हैव प्लेड माय गेम। ये तो आपकी काइंडनेस है बिकॉज हम तो नहीं बिल्कुल नहीं, हमने तो शुरू किया तो जब बॉलिंग में झूलन गोस्वामी नंबर 1 हुई तो लगा कि भाई हम भी क्यों नहीं एशिया से हो सकते। Honestly speaking, Sana, I'm not saying in front of the camera, but it is absolutely treat to watch, and someone is always taking the challenge. So really enjoy playing against you. Unfortunately, we couldn't play much matches together in a same dressing room. At least one match we played at that in Lords, that MCC, and 200 years of MCC. But whatever, is always been special playing against you. Just the fact that as a fast bowler you were able to play for 20 years, more than almost like couple of decades more than that। और मैंने तो शुरू एज अ मीडियम पेस बॉलर किया था और मुझे अंदाजा है इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मुझे अंदाजा है कि बॉडी पे क्या गुजरता है जब आप फास्ट बॉलर होते हैं, क्योंकि मैं तो इंजर्ड हो गई 1 साल में और आपने उसको 20 साल किया। और पूरी दुनिया के फास्ट बॉलर्स के लिए आपने ये एक मिसाल कायम की कि इतना लंबा करियर भी हो सकता है बीइंग अ फास्ट बॉलर। और इस सारे करियर में ऑब्वियसली बहुत से लोगों को इंस्पायर भी आपने किया है, पर उससे भी जो बड़ी चीज़ है जिस तरीके से आपने अपने आप को कैरी किया है। आपने शुरू में बात की कि सब लोगों से बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई क्रिकेटर होगा, जब मैं कमेंट्री में भी आई वर्ल्ड कप में, चाहे कमेंट्री बॉक्स हो या खेलने के क्रिकेटर्स हों, शायद ही कोई ऐसी क्रिकेटर हो जिसके साथ आपकी कोई तल्ख कलामी हुई हो या कोई इस तरह का एज अ फास्ट बॉलर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। हर कोई बस ऐसे ही याद करता है कि भाई झूलन बड़ी ज़बरदस्त है और उनसे हमारी बड़ी दोस्ती है। तो ये सीक्रेट बताएं कि एज अ फास्ट बॉलर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई घूरी आपने किसी को नहीं डाली, ये कैसे किया? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने किया है बट बड़े तरीके से किया है कि किसी को पता नहीं तरीके से। एग्जैक्टली। एंड मेरा हमेशा अपब्रिंगिंग ऐसा था सना, जो मेरा घर पे भी ऐसा ही है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुल मिल के लोगों से बात करते हैं एंड दैट इज़ अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माई मॉम
हाँ, मेरे को पसंद है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोगों से बात करो, उनसे सीखने को क्या मिल सकता है। जो चीज़ हमारे ड्रेसिंग रूम में भी डिफरेंट है, बिकॉज इंडिया में भी ड्रेसिंग रूम ऑलमोस्ट सेम ही है, बिकॉज समबडी इज बंगाली, अदर पर्सन इज साउथ इंडियन, समबडी नॉर्थ इंडियन और महाराष्ट्रियन, डिफरेंट कल्चर, बट दैट इज हाउ यू कैन एक्सचेंज योर कल्चर. If you don't exchange our culture, then we're not going to pass on any kind of message to the society. That is an important thing. That's the true essence of sports. और ये भी एक वजह है apart from your fitness और skill level कि जो भी क्रिकेटर इतना अरसा खेलता है उसने डिफरेंट टीम्स के साथ, डिफरेंट मेंबर्स के साथ खेलना होता है, तो वो एक टीम प्लेयर होना बड़ा ज़रूरी है. और आई थिंक जो बात आपने की वो एक टीम प्लेयर होने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम हर तरह के लोगों के साथ मिक्स कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उनके साथ हम काम कर सकें. एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि बिल्कुल इंडिया से जो ज़्यादा माने जाने प्लेयर्स रहे वो बैटर्स बहुत ज़्यादा रहे, स्पिनर्स को हमने बहुत देखा. जिस वक्त आपने क्रिकेट शुरू की उस वक्त इतने फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली बड़े हीरोज ज़रूर थे, ऑलराउंडर्स की फॉर्म में ख़ास तौर पे, पर आपकी इंस्पिरेशन एज अ फास्ट बॉलर कौन रहा जिसको देख के आपने क्रिकेट शुरू की हो, या क्या सोच के आपने फास्ट बॉलिंग को अपनाया? वेल सना, दिस इज लॉन्ग स्टोरी. बेसिकली क्या होता था ना, हम लोग जब मैं गांव में थी, मैंने चकदा में होती थी, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर, क्रिकेट कल्चर ऐसा नहीं था. इट्स लाइक यू आर इन अ विलेज, यू आर ग्रोइंग अप विद योर कजिन्स, उनके साथ आप बैकयार्ड में खेलते हो, एंड आपका काम क्या होता है एज ए बॉल गर्ल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ball used to go outside that corridor and I used to bring that ball and give it back to them. जब वो लोग चले जाते थे फिर मेरा दोपहर को मैं लंच के बाद मैं अकेली कॉरिडोर पे खेलती थी. बेसिकली इनिशियली आई वॉज अ फुटबॉल मैड काइंड ऑफ पर्सन. क्या है ना, वो 90 वर्ल्ड कप के टाइम फुटबॉल देखने लग जाते थे, बट 1992 बहुत ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट था मेरा क्रिकेट करियर में, बिकॉज व्हेन आई सॉ सचिन तेंदुलकर सर ग्राउंड पे उतरे, एक हमारी एज में जो एक लहर आया ना उस टाइम, जो सचिन इट्स लाइक ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, वो जो एड बना था ना उस टाइम, आई थिंक वो जो परसेप्शन चेंज हुआ था इन आवर जनरेशन के बच्चे के अंदर, आई थिंक उसके बाद से सब हम क्रिकेट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फॉल इन लव विद दैट. बट गांव में जब आप लड़कों के साथ खेलते हो वहाँ पे यू आर नॉट ए बैटर और बॉलर, यू आर ए ट्रू ऑलराउंडर, देन आपका रेस्पेक्ट है, अदरवाइज रेस्पेक्ट नहीं है. बिल्कुल. जब मैं बॉल डालती थी तो दे टू से नो यू कांट बॉल, बिकॉज आप बहुत आहिस्ता बॉल डालते हो, आपको हम नहीं दे सकते, आप सिर्फ बैटिंग करो. एक इंटरव्यू आपके उन सारे दोस्तों के साथ अब करना बनता है जिन्होंने आपको खेलने नहीं दिया और बॉल नहीं कराने दिया, है ना? एब्सोल्युटली. सो वहीं से मेरा वो होता था जो मुझे भी डालना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जैसे एज ए बैटर खेलूँ, मैं चाहती हूँ मैं भी तुम्हारी टीम के मेन हिस्से हूँ, मेरा भी इतना इंपॉर्टेंस बने. जब 1997 वर्ल्ड कप फाइनल देखी ईडन गार्डन में, जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फाइनल मैच खेले, I saw Fitzpatrick. Honestly speaking, first time I saw somebody इतना तेज बॉल डाल रही है कोई फीमेल बॉलर. मैंने उससे पहले किसी वुमेन्स क्रिकेट मैच नहीं देखी. दैट वाज माय फर्स्ट मैच एंड आई वाज अ बॉल गर्ल इन दैट मैच. उसके बाद प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने शुरू किया तो माय कोच सेड, भाई यू हैव ए वेरी गुड एक्शन एंड यू हैव ए डिसेंट हाइट, आपको क्रिकेट में बॉलिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. डिसेंट हाइट तो अंडरस्टेटमेंट है. मतलब जब हमें आपके बॉल पर नजर डालना हाथ पे तो हमारा सर हिल जाता था ऊपर देखने के तौर पे. बैटिंग कितना मुश्किल है आपके अगेंस्ट हमें पता है. That time I am not a 5'11" ना. That time probably little bit of decent height than others. Facilities उतना अवेलेबल नहीं था. Then उस टाइम Women's Cricket Association of इंडिया में क्रिकेट रन करते थे, उनके पास इतना फंडिंग भी नहीं था जो प्रोवाइड अप करे क्वालिटी थिंग्स, जो BCCI आने के बाद चेंजेस हुआ है वुमेन्स क्रिकेट की. सो बहुत सारा प्रॉब्लम था, बट मेरा एक चीज़ था, जब मैं बॉल डालूंगी, तेज बॉल डालूंगी और स्टंप को छटकाना है. दैट वाज माय बेसिक फंडामेंटल आइडिया. तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है. अब उसके लिए आपको तेज बॉल डालना ही पड़ता है. अब क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त. मेरा घर ही तेरा पता भी है, तेरी आंखों में मेरा ख्वाब भी है, ये उड़ान नए आसमां में
सना एक चीज आप बताओ, आप कैसे क्रिकेट के साथ जुड़े, कैसे आए? आपके जैसा ही था, गांव में नहीं था पर स्ट्रीट पे था। ज़्यादा जो जर्नी मेरी बनी वो टेक्सिला से बनी, और वहाँ पे बाहर स्ट्रीट पे हम क्रिकेट खेलते थे। और जैसे आपने बोला कि ऑलराउंडर नहीं तो इज्जत नहीं, तो ऐसे ही था। और सुबह जब क्रिकेट खेलते थे टेप बॉल से तो फास्ट बॉलिंग करते थे। फिर एक स्ट्रीट लैंप था जिसके नीचे जब रात हो जाती थी, मगरिब शाम का बाद हम जब खेलते थे तो उस पे हम एक बड़ा सा प्लास्टिक का बॉल लेके वाइट कलर का, और उससे स्पिन बॉलिंग करते थे। तो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन सब करते थे, क्योंकि फास्ट बॉल नजर नहीं आता था क्योंकि एक स्ट्रीट लैंप था। तो इस वजह से दोनों बॉलिंग डेवलप थी मेरी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग मीडियम पेस जो मेरा था वो ऐसे ही डेवलप हुआ। और पहला विकेट मिताली राज का बोल्ड का ही है। तो आप जब बोल्ड का जिक्र कर रहे हो विकेट हिट करने का, तो ड्रीम मेरा भी यही था कि दुनिया के बेस्ट बैटर को आउट करना है और करना भी बोल्ड है। तो आई गेस वही एक विकेट था। उसके बाद मुझे इंजरीज हो गई तो फिर मुझे स्पिन की तरफ आना पड़ा। तो फिर जब पहला मैच खेला, जर्नी तो लंबी है, लड़कियों की कोई टीम नहीं थी, जहाँ जाते थे सिर्फ एक अकेली लड़की होती थी। और ऐसे ही होता था शुरू में कि ज़्यादा आपसे फील्डिंग कराई जाती थी जहाँ पे भी गली में खेला। पर मुझे फ़ायदा ये था कि मेरा भाई साथ खेलता था, बड़ा भाई। तो वो आखिर में एक ओवर ज़रूर करा देता था कि चलो यार इसको भी एक बारी दे दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ओवर मिलता था क्योंकि फिर आउट हो जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ी हुई तो ऑब्वियसली अपनी टीम बनानी शुरू कर दी, अपनी एज के लोगों के साथ खेलना। तो फिर वहाँ पे तो प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग सब करते थे। जब हम एशिया कप में इंडिया आए पहली बार 2006 की बात है, तो तब मैं एज ए ऑलराउंडर एज अ बैटर आई टीम में, बट साथ ऑफ स्पिन। तो मुझे याद है रुमेली धर जो थी वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ी थी, और सामने आई डोंट नो कौन था, तो उसको बोलती है कि ये मीडियम पेस बॉलर है। तो मैंने आके ऑफ स्पिन डाला तो उसने उसको डांटा कि तुम मुझे क्यों गलत बता रहे उसने कहा ये गलत नहीं बता रहे। Probably Himlata Kala was there, I guess. हाँ, तो उसने रुमेली ने कहा मैं गलत नहीं बता रही, पिछले एशिया कप में ये मीडियम पेस ही करती तो बस फिर ऐसे ऑटोमेटिकली जर्नी बदलती गई, और फिर एज ए स्पिनर कामयाबी मिली। मुझे वुमेन्स क्रिकेट तो देखने का मौका मिला ही नहीं, ना टीवी पे और ना पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने तो जिस 92 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता, तो उस वक्त मैं सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन जो खुशी की लहर थी पाकिस्तान में मुझे याद भी नहीं। हम सब वी वर जंपिंग इन आवर लिविंग रूम, और पता नहीं था कि क्यों जंप कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग इट, सो वी स्टार्टेड डूइंग इट ऑल्सो। फिर जब हम स्ट्रीट्स पे गए, वहाँ पे भी एक जश्न है, जहाँ जा रहे हैं खुशी है। तो वो 92 का वर्ल्ड कप आई थिंक हम लोगों की जनरेशन के लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज थी। एब्सोल्युटली। आई थिंक हमारी वुमेन्स क्रिकेट में तो आधे से आधे लड़कियां गांव से आती है, जहाँ पे स्ट्रीट में, गलियों में और बैकयार्ड में खेल के ही उन्होंने लाइमलाइट पे आया है। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बोथ द कंट्री ऐसे जगह पे है जहाँ पे अभी भी वुमेन्स क्रिकेट को उस प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्लेटफॉर्म हम देखना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कहीं जगह पर कुछ फैसिलिटीज में थोड़ा बहुत फर्क है, बट ओवरऑल जर्नी का जो तरीका है, किस तरीके से आते हैं, वो तक बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बिल्कुल बिल्कुल। दामन से मेरे लिपटी हुई तेरी खुशबू क्या कहती है बता, मोहब्बतों के कुछ राज खोल, वो रंजिश है वो गम बता। इंडिया पाकिस्तान मैच पे जितना लोग मीडिया जिस तरीके से इसको लेके एक्साइटमेंट रहता है, ऑब्वियसली एज ए क्रिकेटर हम भी एक्साइटेड रहते हैं। एंड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, सब मैच पे आपका एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होता। हम अगर उनके साथ खेले तो पाकिस्तान सोच के नहीं खेलते, एज ए गुड ऑपोजिशन जिसको हम प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ खेलते हैं। एंड फॉर अस हमें मैच जीतना बहुत ज़रूरी होता है, हम उस हिसाब से देखते हैं। एंड हम लोग बोथ द टीम एक दूसरे से के साथ नॉर्मल रहते हैं, बात करते, आजू बाजू हम लोग गेम भी खेलते ऑफ टाइम पे। आई डोंट फील दैट राइवलिटी, दैट वर्ड आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट इंडिया पाकिस्तान राइवलिटी, बट है इज अ गुड ऑपोजिशन जिसके साथ आप जब ग्राउंड पे आते हो एज ए प्रोफेशनल एथलीट, आपका जॉब है यू गो देयर एंड परफॉर्म वेल, दैट इज माई जॉब। एंड वही काम करने के लिए मैं टीम में हूँ, एंड आई विल डू दैट। I don't think in the other way. That is absolutely my
a thought process. I'm not talking about the entire the team because everybody have different personality, different ideas. But that is how I played. और जहाँ तक मेरी बात है, आई थिंक मैंने सारे स्पेक्ट्रम पे इंडिया पाकिस्तान का गेम खेला है, क्योंकि ऐसी मैच्योरिटी जो जूलिन के पास अब है वो नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया. तो जब पहला मैच खेला तो ऑब्वियसली वो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और उसमें बहुत जोश और ये एक सोच कि भाई ये मैच तो हमने जीतना है. और ऑब्वियसली नहीं जीते थे, वो तो वनडे मैच था पाकिस्तान में. मैंने जो पहला मैच खेला था और फिर काफी टाइम, मैं 2005 में पहला मैच. अच्छा, जो हम लोग जब आप लोग आए कराची. हाँ जी. तो मेरी दुआ ये थी कि मेरा पहली विकेट बोल्ड हो और वो मिताली राज की हो. तो पहला मैच हो गया श्रीलंका के साथ. पूरे मैच में कोई विकेट ही नहीं मिली क्योंकि दुआ होगी. तो फिर इंडिया के मैच में मिताली की पहली विकेट ली तो बड़ी मैं खुश हुई. बट जो भी यंगस्टर को मैंने खेलते देखा अपने इर्द गिर्द, चाहे इंडिया से देखा, पाकिस्तान से देखा, विद एन एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, कुछ लोग डिफरेंट, जैसे आपने बात की कि वो लोग बहुत ही उसको एक मैच करके देखते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को जब देखा तो एक एक्स्ट्रा इंटेंसिटी मुझे दिखी या फील हुई टीम्स के अंदर कि ऑब्वियसली एक हिस्ट्री भी है हम दोनों मुल्कों की आपस में, पर वो ग्राउंड तक ही देखी. ग्राउंड के बाहर मुझे तो ये लगता है कि बाकी मुल्कों की निस्बत इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर ज़्यादा करीब हैं आपस में एक दूसरे से. विमेंस क्रिकेट में वैसे तो कोई इंटरेस्ट, शुरू के दौर की मैं बात करूं, कोई इंटरेस्ट लेता नहीं था. तो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप ही तब होता था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे कहीं पे भी हो, वर्ल्ड कप में हो, एशिया कप में हो. तो जो कभी वुमेन्स क्रिकेट फॉलो नहीं भी करता था तो वो भी उस दिन बैठ के मैच देखता था. तो उसका जो एक प्रेशर था या उसकी जो एक इंटेंसिटी थी वो मैंने मुख्तलिफ ज़रूर देखी. पर उसमें फिर आप जो भी करते हैं, आप जीतो तो फिर सारे पाकिस्तान और सारे इंडिया को पता चलता है कि मैच हुआ है. आप हारो तब भी पता चलता है. बाकी आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका से खेलते भी रहें तो कभी कभी पता भी नहीं चलता किसी को. तो ये एक फ़र्क ज़रूर मैंने देखा. देखिए, मैं अभी लास्ट फ्यू मंथ्स पहले ही वर्ल्ड कप के टाइम हुआ था ये चीज़. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन से पहले तो मैच के पहले हम लोग ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे थे. जैसे मैच ख़त्म हो गया, बिस्मा के बच्चे हमारी ड्रेसिंग रूम में ज़्यादा टाइम थे, लड़कियां उसके साथ ही खेलने लग गए. आई स्टिल रिमेंबर एकता बीस्ट, आई थिंक मैंने जाके एकता को मैंने बता दी, तू घर लेके जा भाई, मैं उसको बोल देती हूँ तुम्हारी बच्चा दे दो, तुम बाकी जुगाड़ कर लो, दूसरा ये दे दो एकता को, एकता लेके जाएगी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट फ्रेंडलीनेस है जो हम लोगों की अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, एक जो फ्रेंडलीनेस है हम लोगों के साथ एक दूसरे मुल्क के, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट बॉन्डिंग है. इसके के साथ किसी का कंपेयर नहीं कर सकते हो. आई थिंक ये एक इंडिया पाकिस्तान टीम के साथ ही हो सकते हैं. बाकी टीम के साथ आई डोंट थिंक सो यू एबल टू सी मच मोर. सना, एक चीज आप बताओ, वुमेन्स क्रिकेट किस तरीके से पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं? टीवी में जब मैचेस होता है वुमेन्स क्रिकेट का, कितना लोग इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं और लोग कितना अवेयर है वुमेन्स क्रिकेट को लेके? बिकॉज पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे, आपने जब स्टार्ट किया, हमने जब स्टार्ट किए, तब इतना अपडेट नहीं होता था हम लोगों का सीरीज कब है. मोरलेस मैचेस टेलीवाइज ना हो तो स्ट्रीमिंग भी हो रहा है, तो व्यूअरशिप भी कैसे मतलब डेवलप हुआ है? आई थिंक जो विजिबिलिटी है जिसकी बात आप कर रही हैं वुमेन्स क्रिकेट की, वो तो बहुत बढ़ गई है. मतलब ऑलमोस्ट अब सबको ही पता है कि मैचेस हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं. व्यूअरशिप में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है और बड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है व्यूअर्स का भी और ख़ुद लड़कियों का खेलने के लिए भी. पर जहाँ तक फैसिलिटीज़ और डेवलपमेंट की बात है तो मेरे नज़दीक बहुत स्लो है. जितना मेरा चाहत है उसके हिसाब से बहुत कम, आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है. स्कूल क्रिकेट तो बहुत ही कम है, पर जो अंडर एज क्रिकेट है वो अब थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है. मेरे ख्याल से उसको होना बहुत ज़रूरी है. पीसीबी के अंडर कुछ एकेडमीज़ बनी हैं जहाँ पे लड़कियाँ जाके ट्रेनिंग कर सकती हैं. अभी ज़्यादातर वही हैं, पर इसको पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन चीज़ों का होना बड़ा लाजमी है. और ये खाली क्रिकेट की हद तक है. बाकी भी स्पोर्ट्स देखें तो पहले से बेहतर ज़रूर हैं, पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है. जिस तरह मैं इंडिया का अगर कंपैरिजन करती हूँ, जब उनके एथलीट्स को देखती हूँ, तो मुझे लगता है आपके स्ट्रक्चर्स फिर भी काफ़ी डेवलप्ड हैं. चाहे वो बॉक्सिंग में देख लें, बैडमिंटन में देख लें और क्रिकेट में भी देख लें, क्योंकि एक तो आप लोगों का लीग को भी अब
उस तरह से, चाहे एग्जीबिशन मैचेस ही होते हैं वुमेन्स IPL में, पर काफ़ी 3-4 सालों से हो रहे हैं और लड़कियां बाहर खेलने जा रही हैं, उससे भी एक्सपोजर में बड़ा फ़र्क आता है। तो वो चीज़ें पाकिस्तान में होनी बड़ी ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगी तो आप पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो बड़े इवेंट्स हैं जैसे वर्ल्ड कप है, वहाँ पे परफॉर्मेंस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, मुझे थोड़ा सा अगर आप बताएं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट कैसे चलती है वहाँ पे, और जो आपकी रीजनल क्रिकेट है वो कैसे फ़र्क है, और क्रिकेट के अलावा भी जो स्पोर्ट्स में हम इतने नाम बड़े देखते हैं, काफ़ी मेडल्स भी देखते हैं, अभी कॉमनवेल्थ में भी लड़कियाँ ले रही हैं। देखो BCCI के पास एक चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। ऑल ओवर कंट्री में सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। एवरी एसोसिएशन हैव देयर ओन स्टेडियम एंड दे हैव देयर ओन एकेडमी। ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जा रहा है। मैंने दैट इज़ अर फ्यूचर, बिकॉज अभी इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप होने वाला है, अगले साल तो आपका अंडर-19 अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपका अंडर-16 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका सप्लाई लाइन है। तो BCCI ने इस साल अंडर-16 इंक्लूड कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट में, एंड लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर स्टार्टेड, यू नो, ग्रास रूट लेवल में जो लोकल कोचिंग सेंटर है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे गर्ल्स का आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आई कैन से इन विवेकानंद पार्क वेयर आई यूज्ड टू ट्रेन, जब हम लोग छोटे थे 8-10 लड़के आते थे एट ए टाइम। नाउ सैटरडे संडे 70 young girls, young in the sense age of 5-6, जबरदस्त, जो 15-20 लड़कियां 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल की है, जो किट बैग भी उठा नहीं सकते, उस एज की आ रही है। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा मिले ना। बिल्कुल, छोटी उम्र से काम हो रहा है। बिल्कुल शेफाली, दीप्ति, रीचा, ऑल दोस आर वेरी यंग किड्स, दे आर टीनेज। हम अगर एक्सपेक्ट करें जो मेंस क्रिकेट की जो छलांग है वो ओवरनाइट हो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन ओवरनाइट। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर स्पोर्ट्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस टाइम लास्ट ओलंपिक के पहले से जो गवर्नमेंट का स्कीम आया ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है डिफरेंट स्पोर्ट्स के एथलीट को बाहर जाके ट्रेनिंग करना। लाइक पीपल लाइक नीरज चोपड़ा, दे कैन थ्रू गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स स्कीम, दे कैन गो टू आउटसाइड कंट्री, गो देयर, दे कैन स्पेंड अपना जो बजट है उस हिसाब से वहाँ पे ट्रेनिंग करके, प्रोफेशनल के साथ ट्रेनिंग करके, स्पेशलाइज्ड कोचिंग करके वो ओलंपिक में जाके मेडल ले रहा है। जितना भी मैचेस है उनका भी जो रेगुलर टूर्नामेंट है वो विजिबिलिटी होना चाहिए और ज़्यादा, तब लोग के और अवेयर रहेंगे जो कब मैच आ रहे हैं। ऐसा ना हो हम लोग कॉमनवेल्थ के बाद सीधा एशियन गेम्स के टाइम देखें उनको। अच्छा सना, ये चीज़ बताओ, पाकिस्तान क्रिकेटर्स, मेल क्रिकेटर और इंडियन मेल क्रिकेटर, आफ्टर प्लेइंग ऑल दोज प्रीमियर लीग, दे स्टार्ट become as a brand of that phase of those tournament, और नेशंस का ब्रांड बन जाता है, बन गया है। तो वुमेन्स क्रिकेट के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो हमारी वुमेन्स क्रिकेटर भी अपने अपने नेशन में ब्रांड बन जाए और न्यू जनरेशन को एक नया दिशा दिखाए? बहुत अच्छा सवाल है, और इसकी बड़ी एक होलिस्टिक सी अप्रोच होनी पड़ती है। जब आप अच्छा खेलेंगे तो कोई भी आपका ब्रांड बनाना आसान है, किसी को भी आपको ब्रांड में कन्वर्ट करना आसान है। तो पहला तो बेस, मुझे यही लगता है कि पहला बेस तो एथलीट के अपने हाथ में है। उसके बाद आता है रोल बाकी लोगों का, कि आपके रेगुलर मैचेस अरेंज हों। अब तो आपको पता है कि ICC की चैम्पियनशिप आ गई है, जिसकी वजह से हमें रेगुलर मैचेस मिल जाते हैं। शुरू में तो मैचेस नहीं मिलते थे, तो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये ज़रूरी है कि ICC के अलावा भी मैचेस करवाएं, ताकि जो आपने बात की कि सारा वक्त विजिबिलिटी रहे और लोग देख सकें आपको। तो मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में सबसे जो बड़ा फ़र्क था पाकिस्तान में वो यही था कि परफॉर्मेंस तो थी, पहले भी कुछ लोग 5 विकेट हॉल ले रहे थे या परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, 100 कर रहे थे, 50 कर रहे थे, पर एक तो वो कंसिस्टेंसी नहीं थी क्योंकि मैचेस बहुत बहुत अरसे बाद आते थे। साथ विजिबिलिटी करें और फिर स्पॉन्सर्स को, कॉर्पोरेट्स को आपको साथ लाना पड़ता है और मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है। और मार्केटिंग आप तभी कर सकते हैं जब प्रोडक्ट पे आपको बिलीफ होता है। जो आपकी मार्केटिंग एजेंसीज हैं वहाँ पर चाहे मर्द हों या औरतें, उनको इस सोच से बैठना है कि एक फीमेल एथलीट भी वही कुछ अचीव कर सकती है जो एक मेल एथलीट कर सकता है, जब आप उसको सही एनवायरनमेंट देते हैं। बहुत अरसा हम इस माइंडसेट से भी लड़ते रहे कि लड़कियों पे पैसा क्यों लगाएं। जूलन, आपके देश में तो हमने देखा है ज़्यादा बायोपिक्स बन रही हैं। हमने देखा मैरी कॉम पे भी बनी, मिताली राज की भी एक आ रही है, आपकी भी एक बायोपिक आ रही है।
इस टूल को आप कैसे देखती हैं कि आपकी स्टोरी भी दुनिया तक पहुंचे और उसके थ्रू भी लोगों को इंस्पायर किया जाए? आपको मैच में तो देख के लोगों ने इंस्पायर किया, आपको सुन के भी बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, पर आपकी पूरी लाइफ की स्ट्रगल और स्टोरी की बायोपिक जब बने तो उससे आपको क्या लगता है कितनी इंस्पिरेशन ली जा सकती है और दी जा सकती है? As a young athlete, when I was very young, मैं स्पोर्ट्स मैगजीन वगैरह बहुत पढ़ती थी. In Chagda, in my village, there is a small library. So I saw there is a corner, there is a book written down. Sir Sunil Gavaskar sir has written down that my idol, there is a book. So I said, can I have that book? What I'm saying is like stories, sports stories. आपका जो heroes है, उनका stories आप अगर जब तक नहीं जानोगे उनके ऊपर क्या हुआ है, जब आपका खुद का लाइफ के साथ आप जब तक रिलेट नहीं करोगे, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा. आप तो आई ऑलवेज बिलीव स्पोर्ट्स पर्सन ऑटोबायोग्राफी और बायोपिक आपका सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अगर आप उसको अच्छा से डिस्प्ले कर सकते हो तो. क्योंकि उससे यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स जो सपना देखते हैं, जो उनको स्पोर्ट्स खेलना है, जो सोचते हैं जो मुझे प्रोफेशनल एथलीट बनना है, डेफिनेटली यंगस्टर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई हैव एग्री टू डू दैट बायोपिक ऑन मी. अदरवाइज बिकॉज मैं चाहती हूँ जो मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो मैं एटलीस्ट वन फीमेल एथलीट हो या मेल एथलीट हो, बच्चे को मैं मोटिवेट करूँ वो स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली स्टार्ट करे. क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा एक जरिया है जहाँ से सोसाइटी डेवलप्ड होता है, जहाँ से कल्चर डेवलप्ड होता है. वन के साथ बहुत से जीरोज लग चुके हैं जितने लोगों को आप ऑलरेडी इंस्पायर कर चुकी हैं, पर बायोपिक से और ज़्यादा हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी. बड़ा मज़ा आया गपशप लगाने का, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सना, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया. इट्स बिन ऑनर टू मी टॉकिंग टू यू एंड always feel good. Always feel good talk to you, and then this discussion can be go on and on and on. So 1 hour is not enough for us, I guess. Absolutely. Thank you so much. बात सरहद पार. बात सरहद पार पॉडकास्ट आपने सुना. इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं अनीश आलूवालिया और नाजिश जफर. म्यूजिक कंपोज किया चिंतन कालरा और अजीत सारथी ने. लिरिक्स लिखे अनीश आलूवालिया ने. इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग की बीबीसी की ये कोशिश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा. सरहद पार.